नमस्कार। शब्द साझी विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा नगर निगम की परिषद बैठक में जोरदार हंगामा, निर्दलीय पार्षद बर्खास्त। रीवा नगर निगम में पेश हुआ 1 करोड़ 9 लाख के घाटे वाला बजट। रीवा में नाराज ग्राहकों ने ओला शोरूम पर जड़ा ताला। रीवा में पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़, सुबह 5 बजे से लगी कतारें। रीवा में कलश यात्रा के दौरान फायरिंग मामले में आरोपी ने किया सरेंडर। चैत्र नवरात्रि पर मैहर पहुंचे डिप्टी सीएम, मां शारदा के दरबार में किया हवन। रीवा में 2 मंजिला भवन से गिरी महिला श्रमिक की मौत, पुलिस पर लापरवाही का आरोप। सतना में मासूम की संदिग्ध मौत। मिड डे मील के बाद पानी पीते ही बिगड़ी हालत। सीधी में खड़ी बस से बलकर की टक्कर, एक घायल। सोनवर्षा में लगा लंबा जाम। सीधी में सोन नदी के गऊ घाट में बोरे में बंधी मिली अज्ञात लाश। सीधी में चरित्र संदेह में पति ने पत्नी को पीट कर उतारा मौत के घाट। सीधी में बाणसागर नहर में गिरी बोलेरो, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। सीधी में नवरात्रि के दौरान बीमारी विदाई की अनोखी परंपरा बनी चर्चा का विषय। रीवा में ग्राम बरा में फेस संस्था द्वारा CPR वर्कशॉप और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला, रीवा समेत कई संभागों में आंधी बारिश की संभावना। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। रीवा नगर निगम की साधारण सम्मेलन बैठक गुरुवार को हंगामेदार रही। बैठक के दौरान वार्ड 13 की निर्दलीय महिला पार्षद नम्रता सिंह और महापौर के बीच गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्यों को लेकर जमकर बहस हो गई। बहस इतनी तीखी हुई कि अध्यक्ष वेंकटेश पांडे ने हस्तक्षेप करते हुए महिला पार्षद नम्रता सिंह को बैठक से बर्खास्त कर दिया। नम्रता सिंह ने बर्खास्तगी के बाद कहा कि उनका महापौर को अपमानित करने का कोई इरादा नहीं था, वह केवल जनता के मुद्दों और नगर निगम के कामों में हो रही गुणवत्ता की कमी को लेकर आवाज उठा रही थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को वह पहले भी कई बार उठा चुकी हैं, लेकिन हर बार इसे दबा दिया जाता है। बहस के दौरान महिला पार्षद, महापौर और MIC सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बर्खास्तगी के बाद बैठक शांत हुई और शेष 10 एजेंडों पर चर्चा की गई। बात ये थी कि ऐसा आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे और हमेशा की तरह मैंने यही बोला कि इसी मुद्दे में मेरे ऊपर हमला तक हुआ। महापौर भी ने हमला करवाया और पूर्व महापौर भी ने, ये वाले महापौर। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि अगर आप महापौर होते पास में तो मार देती, तो मैंने कहा मार देते। इसमें कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि हमेशा यहाँ हाथ, डंडे, लाठी और कुर्सियाँ फेंकी जाती हैं और मारा जाता है। अभी पिछले के 2 सदन के पहले में आप लोगों ने देखा होगा कि एक दूसरे के ऊपर इतना मार के, इतना पीट के एक दूसरे के ऊपर हंगामा किए। वो वीडियो स्वयं आपके पास होगी और मेरे पास है, मैं दूंगी। लेकिन ऐसे कोई किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मेरे बोलने से पहले महापौर जी के जो अध्यक्ष लोग हैं वो हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं और इधर के भी 1-2 लोग सपोर्ट कर दे। हालांकि हमारे बीजेपी के भाई लोग तो सपोर्ट नहीं किए, पर अध्यक्ष जो कांग्रेस के सभाध्यक्ष थे उनने मेरे ऊपर जबरदस्ती का आरोप प्रत्यारोप लगाया। फिर भागिए, निकालिए, इनको सदन से बाहर करिए, बर्खास्त करिए। अरे आप बर्खास्त कर दीजिए ना, क्या दिक्कत है? हम जनता के चुने हुए हैं, आपके चुने हुए नहीं हैं, और आपका अधिकार भी नहीं है कि मुझे बर्खास्त करके और मुझे सदन से बहिष्कार कर देंगे। ये तो जनता मुझे अगर चाहेगी तो पुनः चुन ले। बैठक के अंत में नगर निगम का बजट भी प्रस्तुत कर दिया गया। इस बार नगर निगम ने 1 करोड़ 9 लाख रुपए के घाटे वाले बजट का प्रस्ताव रखा है। बजट के अनुसार आगामी वित्तीय वर्ष में नगर निगम की कुल अनुमानित आय 576 करोड़ रुपए रहेगी, जबकि व्यय 575 करोड़ रुपए रखा गया है। नगर निगम प्रशासन ने इस बजट को शहर की बेहतरी और विकास के उद्देश्य से तैयार किया है। बजट पर विस्तृत चर्चा के लिए विपक्ष ने 30 मार्च तक का समय मांगा है। बजट पेश करने से पहले बैठक में 10 एजेंडों पर चर्चा हुई। इसमें रानी तालाब में प्रवेश शुल्क 20 रुपए करने का प्रस्ताव भी रखा गया, लेकिन विपक्ष के विरोध के कारण यह प्रस्ताव पास नहीं हो सका। वहीं शहर में एक कन्या विद्यालय संचालित करने के प्रस्ताव का भी सभी पार्षदों ने स्वागत किया। पार्षदों ने DLED रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मांग भी की। रीवा शहर के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में
उस समय हंगामे की स्थिति बन गई जब नाराज ग्राहकों ने ओला शोरूम के बाहर विरोध प्रदर्शन करते हुए ताला जड़ दिया। ग्राहकों का आरोप है कि कंपनी की ओर से लंबे समय से वाहन संबंधी तकनीकी खराबियों, सर्विस में देरी और शिकायतों के समाधान में लापरवाही बरती जा रही है। बताया जा रहा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से परेशान ग्राहक आक्रोशित हो गए और एकजुट होकर शोरूम बंद करा दिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक शोरूम नहीं खुलने दिया जाएगा। इस दौरान मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी रही। रीवा जिले में ईरान इजराइल युद्ध की खबरों के बीच पेट्रोल डीजल खत्म होने की अफवाह फैलने से गुरुवार तड़के 5 बजे से ही शहर के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी और लंबी कतारें लग गईं। लोग घबराहट में ज़रूरत से ज़्यादा ईंधन भरवाते नजर आए, जिससे कई पंपों पर अव्यवस्था की स्थिति बन गई। हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने प्रमुख पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल तैनात कर दिया ताकि भीड़ को व्यवस्थित किया जा सके। स्थिति को लेकर कलेक्टर प्रतिभा पाल ने स्पष्ट किया कि जिले में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और सप्लाई लगातार हो रही है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से ईंधन का भंडारण न करें। हालांकि वर्तमान व्यवस्था के तहत पेट्रोल पंप संचालकों को अब क्रेडिट के बजाय एडवांस भुगतान पर ही ईंधन मिल रहा है, जिससे कुछ संचालकों को आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन अफवाहों के कारण दबाव भी बढ़ रहा है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी और आम जनता से सहयोग की अपील भी की है ताकि व्यवस्था सामान्य बनी रहे। रीवा जिले में जो अभी पेट्रोल और डीजल को लेकर के हम लोगों ने कल से देखा है कि पैनिक बाइंग की जो स्थिति है वो बढ़ी है और हालांकि लगातार समझाइश के बाद में पेट्रोल पंप और जो डीजल के लिए लाइनें हैं, कतारें हैं, वो थोड़ी कम हुई हैं। आप सभी को मैं ये जरूर आश्वस्त करना चाहूंगी कि जिले में कहीं भी डीजल और पेट्रोल को लेकर के कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि फ्यूल खत्म हो रहा है, हम स्टॉक कर लें। अभी वर्तमान की यदि हम स्थिति देखें तो सामान्य परिस्थितियों में जो जिले की खपत रहती है वो लगभग 90,000 लीटर डीजल की रहती है और 50,000 लीटर पेट्रोल की रहती है। जो ये पैनिक बाइंग की वजह से, जिसमें लोगों को ऐसा लग रहा है कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा, वो 3 गुना बढ़ गई है। तो इस वजह से न सिर्फ अव्यवस्था हो रही है बल्कि जो ग्राहक हैं उनको भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मैं आप सभी लोगों से ये अपील करूंगी कि जिले में जो हमारे पास लगभग 5 लाख लीटर पेट्रोल अभी भी है, स्टॉक है, ट्रांजिट में भी है लोड्स, इसके अलावा 6.5 लाख लीटर डीजल भी उपलब्ध है। तो कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि कोई डीजल या पेट्रोल की कमी हो रही है, अगर हम अभी नहीं लेंगे तो खत्म हो जाएगा, ऐसी कहीं स्थिति नहीं है। तो आप सभी लोग धैर्य बनाए रखें, अपने घरों में आराम से रहें और जिस तरीके से पहले जरूरत पड़ने पर हम डीजल या पेट्रोल खरीदते थे उसी प्रकार से व्यवहार करें। इसमें ना सिर्फ पेट्रोल पंप की व्यवस्थाएं, जो इधर उधर अफरा तफरी का माहौल है वो भी व्यवस्थित होगा और जो असुविधा ग्राहकों को हो रही है लंबे समय तक खड़ा रहने में, वो भी नहीं होगी। आप किसी भी पेट्रोल पंप डीजल लेने या पेट्रोल लेने जाएंगे, आपको आसानी से डीजल और पेट्रोल उपलब्ध होगा। रीवा के समान थाना क्षेत्र के गुलाब नगर में चैत्र नवरात्र के दौरान कलश यात्रा निकालते समय फायरिंग के मामले में आरोपी माधवेंद्र भदौरिया ने पुलिस दबाव के बाद गुरुवार को सरेंडर कर दिया। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उसने घटना में इस्तेमाल की गई रिवॉल्वर भी पुलिस को सौंप दी है। बता दें कि 19 मार्च को हुई इस घटना में भगवा कपड़े, काला चश्मा और सफेद पगड़ी पहने माधवेंद्र भदौरिया ने अपने साथियों के साथ यात्रा में हिस्सा लिया था। उसके साथ सफारी सूट पहने 4 से अधिक गनमैन भी थे। यात्रा के दौरान एक गनमैन ने उसे लोडेड रिवॉल्वर दी, जिसके बाद उसने हवा में कई राउंड फायरिंग की। इस दौरान एक गोली वीडियो शूट कर रहे पवन सेन के पैर में लग गई, जिसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया था। आरोपी के कई प्रभावशाली लोगों के साथ फोटो भी सामने आने के कारण सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक लापरवाही पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं। कलश यात्रा के गोलीकांड का आरोपी पकड़ा गया है, क्या कुछ मामला था? समान थाना क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व एक कलश यात्रा में एक व्यक्ति ने फायरिंग की थी, जिस पर फरियादी ने
हॉस्पिटल में भर्ती होने पर पुलिस को सूचना मिली थी। पुलिस ने तत्काल मामले को पंजीबद्ध किया था। मामले की पंजीबद्ध होने के पश्चात फरियादी के बयान लिए गए। बयानों के आधार पर जो व्यक्ति था उसका जो उसने फायरिंग के बारे में बताया था उसमें उसको गिरफ्तार किया गया है। आज समान थाने की पुलिस के द्वारा न्यायालय में पेश किया गया है और उससे जो वो संबंधित रिवॉल्वर थी वो जब्त की गई है। इस मामले में कार्रवाई लगातार जारी है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और उसमें कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपी की पहचान कैसे हुई, क्योंकि फरियादी ने कहा था कि हम पहचानते नहीं? देखिए, आरोपी के संबंध में जो डिजिटल एविडेंस वहाँ पर उपस्थित थे उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया और लोगों के बयान लिए गए। उसके आधार पर उसकी पहचान सुस्पष्ट की गई। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने चैत्र नवरात्र की पावन अष्टमी तिथि के अवसर पर मैहर स्थित मां शारदा शक्तिपीठ पहुंचकर मां शारदा के दर्शन किए और विधि विधान से हवन कर जगत कल्याण की कामना की। इस दौरान उनके साथ मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी सहित अन्य जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और प्रगति की कामना करते हुए कहा कि नवरात्रि का यह पावन पर्व लोक मंगल का संदेश देता है और मां शारदा की कृपा से सभी के जीवन में उन्नति और खुशहाली आए। रीवा शहर के समान थाना क्षेत्र के रतहरा में निर्माणाधीन 2 मंजिला भवन से गिरने के बाद गंभीर रूप से घायल 45 वर्षीय महिला श्रमिक प्रेमवती साहू की उपचार के दौरान हादसे के 5वें दिन मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक पोखरा थाना मनगवा की निवासी प्रेमवती 20 मार्च की शाम करीब 5 बजे ठेकेदार के निर्माणाधीन मकान में काम कर रही थी। तभी अचानक उसका संतुलन बिगड़ा और वह दूसरी मंजिल से नीचे गिर गई। घटना के तुरंत बाद उसे रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां हालत नाजुक होने पर डॉक्टर्स ने उसे जबलपुर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान वह कोमा में चली गई और जबलपुर से रीवा वापस लाते समय रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि गुरुवार सुबह 9 बजे उन्होंने घटना की सूचना थाने में दी थी, लेकिन पुलिस टीम दोपहर 12 बजे तक मौके पर नहीं पहुंची, जिससे परिजनों में भारी आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गहरी नाराजगी भी जताई है। घटना सर काम में थी वहाँ पे रताहरा बाईपास में, इधर बिल्डिंग बन रही थी, वहाँ से गिर गई 2 महिला से। तो जब गिर गए तो लोग बोले तो काम में नहीं थे, मतलब गिर गए हम देखे नहीं, फिर यहाँ ला के दवा करवाए, मतलब भर्ती करवा के चले गए। उनकी लड़की लोग आई, उनको फ़ोन करें, वो आई तो लोग चले गए। फिर यहाँ 4 दिन भर्ती थी, होश नहीं आई, कोबा भी थी, फिर मैं जबलपुर ले गया था उसका करवा के, वहाँ भी पैसा लगा कुछ होश नहीं आया, ख़त्म हो गई तब रास्ते। तब वही आए नहीं, पंचनामा के लिए बैठा हूँ 9 बजे से। सतना जिले के आदिवासी बाहुल्य मझगवां विकास खंड के गोपालपुर शासकीय प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 के छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। मृतक छात्र उमाकांत विश्वकर्मा ने स्कूल में मिड डे मील के तहत दाल चावल खाने के बाद हैंडपंप का पानी पिया था। इसके कुछ देर बाद खेलते समय अचानक उसके शरीर और आंखों में सूजन आ गई। स्थिति बिगड़ने पर शिक्षक ने तुरंत परिजनों को सूचना दी। परिजन बच्चे को उपचार के लिए ले जाने की तैयारी कर ही रहे थे कि उसने दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही शिक्षा विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर मिड डे मील, सूखा राशन और हैंडपंप के पानी के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं। वहीं बच्चे के शव का पोस्टमार्टम भी कराया गया है। प्रारंभिक तौर पर अधिकारियों ने आशंका जताई है कि बच्चे को किसी जहरीले कीड़े ने काटा होगा। हालांकि मौत का असली कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। सीधी जिले में नेशनल हाईवे 39 पर गुरुवार दोपहर करीब 1 बजे ग्राम सोनवर्षा में एक तेज रफ्तार बलकर ने सड़क किनारे खड़ी बस को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। बस पिछली 2 दिनों से खराब होकर हाईवे पर किनारे खड़ी थी, लेकिन व्यस्त मार्ग होने के बावजूद उसे हटाने की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। बलकर की तेज टक्कर से दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए और हाईवे पर दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। घटना की सूचना मिलते ही जमोड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात बहाल कराने का प्रयास शुरू कर दिया।
सीधी जिले के गौघाट पर गुरुवार सुबह सोन नदी में बोरे में बंधी एक अज्ञात लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शव कपड़ों में लिपटा हुआ था और रस्सियों से कसकर बंधा होने के कारण मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। सुबह एक राहगीर ने नदी में संदिग्ध वस्तु देखी और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद यह खबर तेजी से फैल गई। देवघटा गाँव के अभिलाष साकेत ने करीब 9 बजे पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद नदी के बीच से शव को बाहर निकालकर किनारे लाया गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है और उसकी पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। सीधी जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बड़हौरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक महिला की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतका का शव खलिहान में आपत्तिजनक अवस्था में मिला। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी पाए गए। जानकारी के अनुसार मृतका उमा रावत अपने पति मिथिला उर्फ ललवा रावत के साथ खेत में गेहूं की कटाई कर रही थी और रात में वहीं ठहरती थी। मंगलवार रात जब मृतका की मां मुन्नी खलिहान पहुंची तो बेटी की हालत देखकर सन्न रह गई। आरोपी ने हत्या के बाद शव को रजाई से ढक दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस ने घेराबंदी कर बुधवार देर रात गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते लाठी से पीट कर हत्या करना स्वीकार किया है। एसडीओपी चुरहट रवि प्रकाश कौल ने बताया कि आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया गया है, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है। सीधी जिले के रामपुर नेकिन क्षेत्र में बुधवार रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब एक बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर बाणसागर नहर में जा गिरा। घटना रात करीब 8 बजे की है, जब वाहन अचानक संतुलन खो बैठा और करीब 20 फीट गहरे पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि बोलेरो बुड़गौना निवासी राम केवट की थी, जिसे कृष्ण केवट चला रहा था। हादसे के दौरान चालक ने हिम्मत दिखाई और नहर में कूदा और तैरकर अपनी जान बचा ली। उसे हल्की चोटें भी आई हैं, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तहसीलदार आशीष मिश्र ने राहत कार्य के लिए तुरंत नहर का पानी बंद कराने के निर्देश दिए। गुरुवार को पानी का स्तर कम होने के बाद क्रेन की मदद से दोपहर में वाहन को भी बाहर निकाल लिया गया। सीधी जिले के कुसमी वनांचल स्थित संजय टाइगर रिजर्व के बीच कोटमा पहाड़ पर विराजमान मां कोट महीन का दरबार चैत्र नवरात्र के दिनों में आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है, जहां नवमी के अवसर पर हजारों श्रद्धालु कठिन पहाड़ी और जंगल के रास्तों को पार कर माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। घने जंगल और दुर्गम रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और विश्वास कम नहीं हो रहा है, जो उनकी गहरी आस्था को दर्शाता है। बताया जा रहा है कि पहले माता गुफा के भीतर विराजमान थी, लेकिन करीब 30 वर्ष पहले गुफा के अंदर विशाल पत्थर गिरने से मार्ग बंद हो गया, जिसके बाद अब श्रद्धालु गुफा द्वार से ही पूजा अर्चना कर दर्शन करते हैं। नवरात्रि के दौरान यहाँ की बीमारी विदाई की अनोखी परंपरा विशेष आकर्षण और चर्चा का विषय बनी हुई है। स्थानीय आदिवासी मान्यताओं के अनुसार गांव में बीमारी फैलने पर विशेष पूजा के बाद मुर्गी या बकरी के माध्यम से उस बीमारी को एक गांव से दूसरे गांव स्थानांतरित किया जाता है और अंततः जंगल की ओर विदा कर दिया जाता है। ग्रामीणों का मानना है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसके पालन से बीमारी गांव से समाप्त हो जाती है। बता दें कि मां कोट महीन को क्षेत्र के करीब 15 से 16 गांवों की कुलदेवी भी माना जाता है और नवरात्रि के दौरान हर घर में माता की स्थापना कर पूरे 9 दिनों तक इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है। फेज संस्था द्वारा रीवा ग्राम बरा में सीपीआर वर्कशॉप एवं स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय रीवा के राष्ट्रीय सेवा योजना कैंप के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में फेज संस्था की मास्टर ट्रेनर डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने ग्रामीणों को जीवन रक्षक तकनीक सीपीआर की विस्तृत जानकारी दी। डेमो के माध्यम से डॉक्टर चतुर्वेदी ने बताया कि हार्ट अटैक या अचानक हृदय गति रुकने पर सीपीआर कैसे किसी की जान बचा सकती है, सिखाया गया। ग्रामीणों ने इस कार्यशाला में खास रुचि दिखाई। इसी दौरान डॉक्टर प्रतिभा चतुर्वेदी ने महिलाओं को स्त्री रोगों, गर्भावस्था में पोषण और समय पर जांच की जरूरतों के बारे में भी जागरूक किया। कार्यक्रम में ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने लाभ उठाया। कार्यक्रम में फेज संस्था की सीनियर ट्रेनर पुष्पांजलि विश्वकर्मा और असिस्टेंट मैनेजर नीरज पांडे भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में टीआरएस कॉलेज के प्राध्यापक नागेश त्रिपाठी का विशेष सहयोग रहा।
मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इन दिनों तेज धूप और गर्मी बढ़ रही है, जबकि कुछ इलाकों में मौसम का मिजाज अचानक बदल रहा है। पिछले दिनों रीवा और सागर संभाग में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर गर्मी से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 27 और 28 मार्च को ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग के जिलों में आंधी, गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। रीवा में दिन का अधिकतम तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। कृषि कार्यों में लगे किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम में अचानक बदलाव को देखते हुए फसलों की सुरक्षा का ध्यान रखें। अगले कुछ दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है, जिसके बाद गर्मी का असर ज्यादा महसूस होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। नमस्कार।